रे ऑप्टिक्स के बारे में। ये क्लास 12 का सेकेंड पार्ट है। ठीक, तो हम देखते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रे क्या होता है। इससे पहले हम समझते हैं, जैसे अगर हम कहीं जाना होता है हमें, तो किसी हम रास्ते के द्वारा जाते हैं। ठीक, वैसे लाइट भी किसी रास्ते के द्वारा चलती है। ठीक, तो जो लाइट का जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, उसे क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे होता है। ठीक, अब ढेर सारे रे से मिल क्या बनता है? बीम। इस देखो ये बीम, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। ढेर सारे रेज से मिल क्या बनता है? बीम बनता है। अब बीम भी 3 टाइप के होते हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्ज्ड बीम और डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल बीम क्या होता है? जब सभी रेज एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम क्या होता है? जब किसी एक पॉइंट पे ढेर सारी रेस आके मिलती हैं, तो उसे कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। और डाइवर्जेंट बीम किसे बोलते हैं? किसी एक पॉइंट से ढेर सारी रेस जब जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम। फिर समझ लियो, रे किसे बोलते हैं? द पाथ ऑफ लाइट, लाइट जिस पाथ से होके जाता है उसे क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। बीम किसे बोलते हैं? द बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम। मतलब ढेर सारे रेस से मिलके बीम बनता है। बीम 3 टाइप के होते हैं, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल बीम क्या होता है? जब रेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो उसे पैरेलल वेव बोलते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। कन्वर्जेंट बीम, जब ढेर सारे रेस एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो उसे कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। जब ढेर सारी बीम एक ही बिंदु से हो गई जाती हैं, तो उसे डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। अब हम देखते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये होते हैं गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वेवग्योर, इंफ्रारेड रेडिएशन, मैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव। ठीक, तो देखो इन्हें जो होता है ना, इन्हें वेवलेंथ लेम्डा के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया गया है। ठीक, और देखो ये जो इतना है, एक वेवग्योर वाला पार्ट, यही पार्ट हमें दिखाई देता है। ठीक ठीक ना, ये पार्ट हमें दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 3800 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम तक होता है। ठीक, और नॉर्मली अगर मोटा मोटी देखें इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो इसे 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक देख सकते हैं। ठीक, फिर देख लियो लाइट क्या होता है। इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट होता है, जिसके हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वेवग्योर, इंफ्रारेड रेडिएशन, मैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव। इन्हें वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। फिर इसके बीच में आता है वेवग्योर। वेवग्योर वाला जो पार्ट होता है वही हमें दिखाई देता है, वही हमारी आंखों से विजिबल होता है। बाकी ये सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं दिखाई नहीं देते। ठीक, जो वेवग्योर होता है वही दिखाई देता है, उसी क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। इसका जो वेवलेंथ होता है वह 3800 एंगस्ट्राम से 7600 एंगस्ट्राम होता है। मोटा मोटी इसे हम 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम तक याद रख सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। ऑप्टिक्स मतलब इस ऑप्टिक्स में क्या करते हैं? हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में क्या करते हैं? लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। समझा? देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हमने ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा कि ऑप्टिक्स किसे बोलते हैं? ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स होते कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के होते हैं, वेव ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स।
रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक, याद रखियो। और रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स होता क्या है, देखो रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट जो होते हैं रे ऑप्टिक्स में मिरर, लेंस, प्रिज्म, टेलीस्कोप, ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका जो वेवलेंथ होता है ये लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है, ठीक। जिस ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है उसे रे ऑप्टिक्स में रखा गया है, और रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक। और वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, इसमें डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, स्लिट होल, इसका जो डायमेंशन होता है लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होता है, लगभग लाइट के वेवलेंथ के बराबर होता है। जैसे इसमें स्लिट और होल्स का जो साइज होगा वो लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक हो सकता है, ठीक। फिर समझ लियो ऑप्टिक्स किसे बोलते हैं, लाइट के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, मिरर, लेंस, प्रिज्म, टेलीस्कोप, इनका जो वेवलेंथ होता है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होता है। और वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट होल और स्लिट का जो वेवलेंथ होता है लगभग लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल में होता है, लगभग लाइट के वेवलेंथ के बराबर होता है। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता क्या है, किसी बाउंड्री सेपरेटिंग पर जब लाइट इंसिडेंट होता है और इनसे इंसिडेंट होने के बाद वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे देखते हैं, अगर मान लो ये कोई सेपरेटिंग बाउंड्री है, ठीक, इसलिए मान लो कोई बाउंड्री है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, अब इसी मीडियम में बैक चली जा रही है, तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देखो ये जो लाइट आती है उसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज, जो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रेज, और जिस पॉइंट पे मिलती है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसे बोलते हैं नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल, इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रे, इसे क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक। देखो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। फिर समझ लियो रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट ऑन ए बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम come back into the same medium, then this phenomena is called reflection of light. अगर लाइट किसी बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है और उससे टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में चली जाती है तो उसी फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये जो लाइट बाउंड्री पर इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो लाइट बाउंड्री से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस आती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे मिलती है उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक। अब देखो क्या देखते हैं अब हम इसमें देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या होता है इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये ऑलवेज होता है। जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन आएगा वहां पे ये लागू होगा।
दूसरा क्या होता है, देखो इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल सेम प्लेन पे लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ठीक, मतलब ये ऐसे है तो ये एक दूसरे से इस प्लेन पे लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई प्लेन हो गया, लाइट ऐसी आई ऐसे गई, तो ये दोनों इस प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक। इस प्लेन पे लाई नहीं करते हैं, इस प्लेन पे लाई करते हैं। तो लिखते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। समझा? फिर समझ लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऑलवेज इक्वल होता है, ये हमेशा होता है, जहाँ कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे ये नियम लागू होगा। अब इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये तो दो हो गए, इसमें एक दो और आते हैं, देखते हैं। दो ही है नियम, लेकिन दो चीज हम और देखते हैं इस टाइम। एक देखते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है। नॉर्मल इंसिडेंट मतलब कोई बाउंड्री हुआ, इस पर लाइट परपेंडिकुलर आए, परपेंडिकुलर चली जाए, तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वैल्यू इक्वल होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक। ये वो नॉर्मल इंसिडेंट होता है, ये इसी में आता है तीसरा, ठीक। और एक और याद रखियो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेवलेंथ वेलोसिटी frequency will be same but intensity decreases। रिफ्लेक्शन के बाद वेवलेंथ वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, लेकिन क्या इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है, इंटेंसिटी, समझ रहे हो ना इंटेंसिटी। फिर समझ लियो नॉर्मल इंसिडेंट क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं और उसकी वैल्यू 0 होती है। और रिफ्लेक्शन के बाद वेवलेंथ वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक। इसके पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन सरफेस, और इस पर खासकर प्लेन मिरर के बारे में देखते हैं। किसी प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्टिकल इरेक्ट, मतलब वर्चुअल आभासी, और इरेक्ट मतलब सीधा होता है, परपेंडिकुलर, किसी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लैटरल इन्वर्टेड, लैटरल इन्वर्टेड मतलब कि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट हैंड मिरर में लेफ्ट हैंड हो जा रहा है, इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर हमारी साइज 5 मीटर है, मान लो 5 मीटर है, तो हमारे इमेज में भी उसकी साइज 5 मीटर ही बनेगी, ठीक। एंड द डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और अगर कोई मिरर और हमसे बीच की दूरी 2 मीटर है, तो हम मिरर और इमेज के बीच की भी डिस्टेंस 2 ही मीटर होगी, ठीक। इसका अभी हम बता देते हैं कैसे होता है कैसे नहीं, ठीक। अब देखते हैं इमेज बाय 2 इंक्लाइन प्लेन, 2 प्लेन को इंक्लाइन कर दें, झुका दें किसी एंगल पे, तो उनके द्वारा कितने इमेज बनेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसमें पहला है n
इक्वल टू n इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा माइनस 1 when 360 अपॉन थीटा इज इवन नंबर। अगर 360 अपॉन थीटा इवन नंबर होगा तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर 360 अपॉन थीटा इज ऑड नंबर, अगर 360 अपॉन थीटा ऑड नंबर हो जाए तो दो कंडीशन होता है। एक होता है देखो, अगर ऑब्जेक्ट ये थीटा ये भी थीटा अगर सिमेट्रिकली हो जाए, सिमेट्रिकल हो जाए, अगर उनके इंक्लाइन के बाद उनके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो जो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होता है, इतना इमेज बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उसके सिमेट्रिकल पे ना होकर के, मान लो ये एंगल अल्फा हो गया, एंगल बीटा हो गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होता है n इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ये फार्मूला होता है। फिर इस देख लो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर, ठीक, इमेज फॉर्म बाय मतलब प्लेन मिरर के द्वारा इमेज जो बनता है आभासी वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और लेटरल इन्वर्टेड बताया ना। अगर हमारा ऐसे हमारा राइट हैंड इमेज में लेफ्ट हैंड हो जाता है, उसे लेटरल इन्वर्टेड बोलते हैं, और इक्वल साइज में बनता है। हमारा साइज और हमारे इमेज का जो साइज रहेगा दोनों सेम रहेगा, और इक्वली डिस्टेंस पे होता है। हमारा डिस्टेंस और मिरर का बीच का डिस्टेंस, और मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस दोनों इक्वली होता है, ठीक। और इमेज बाई टू इंक्लाइन प्लेन मिरर देखते हैं, मतलब दो इंक्लाइन प्लेन को किसी एंगल पे झुका दे तो उनकी तरह कितना इमेज बनता है। n equal 360 upon theta minus 1 when जब 360 upon theta इज इवन नंबर होगा तो ये अप्लाई होगा। अगर 360 upon theta ऑड नंबर हो जाता है तो क्या होता है, तो अगर दो प्लेन मिरर को इंक्लाइन कर दें और ऑब्जेक्ट उनके बीचों बीच रख दें तो n इक्वल 360 upon theta minus 1 होगा। अगर ऑब्जेक्ट उनके बीचों बीच नहीं है तब n इक्वल 360 upon theta होगा। अब हम देखते हैं कि मतलब हमारे और मिरर के बीच का डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस के कैसे इक्वल होता है, और देखते हैं। जैसे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, और इसका इमेज है मान लीजिए, ऑब्जेक्ट किसी मिरर के परपेंडिकुलर बनता है, ये एंगल 90, ये याद रखिए। मान लीजिए ऐसे आया, ठीक, लाइट ऐसे चली गई तो एंगल यहाँ बना, ठीक ना। अब हमें दिखाना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, ठीक। देखते हैं, चलो देखो लाइट यहाँ पे आई, यहाँ से गई, तो अगर हम इस पर नॉर्मल ड्रा करें, ठीक, तो ये एंगल इक्वल होंगे, मतलब मान अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, समझा। अब देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक। अब देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये ट्रायंगल देख रहे हो, एक बार ट्रायंगल ये देखो, एक बार ट्रायंगल ये देखो, इसमें देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन होगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, समझा। फिर से देखो, इमेज यहाँ बना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये लाइट यहाँ पे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब ये बताओ, इससे जो लाइट हुई, ठीक, क्रॉस करती है, ये थीटा होता है तो ये थीटा होता है कि नहीं, तो इक्वल होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब देखो जैसे दो लाइन है, ये कट करता है तो ये एंगल इक्वल होता है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो इस त्रिभुज में एक त्रिभुज ये, इसमें देखो ये थीटा एक हुआ, ये परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन है, दो हुआ, ये 90 एंगल है,
दोनों में 90-90 है, वो भी कॉमन हो गया। तो देखो 3 चीज कॉमन हो गया, तो देखो ये दोनों इक्वल होंगे। अब समझे कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम देखते हैं कि देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर की तरफ u स्पीड से जा रहा है, मान लो कोई स्पीड u है, उस स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, तो उसका इमेज जो मिरर में बना है वो ऑब्जेक्ट की तरह u स्पीड से आएगा। समझा? अगर हम मिरर की तरफ u वेलोसिटी से जाएंगे तो इमेज भी हमारी तरफ u वेलोसिटी से ही आएगा, लेकिन इमेज की वेलोसिटी u है, लेकिन अगर ऐसा पूछ दे कि इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तब टू u होता है। देखते हैं, देखो जैसे ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो उसका इमेज इस साइड आएगा। मान लो इस साइड वेलोसिटी कितना है, u है, ऑब्जेक्ट इस साइड जा रही थी माइनस, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव लगे तो कितना हो जाएगा, u प्लस u कितना होगा 2u। इसकी वेलोसिटी ऑफ द इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना, 2u। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ u वेलोसिटी जा रही है तो उसका इमेज भी उसकी तरफ u वेलोसिटी से आएगा, लेकिन इमेज की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट कितना होगा, 2u होगा। ठीक, आप समझो, when mirror move towards the stationary object with speed u, the image will move with speed 2u in the same direction as that of mirror। इसका मतलब कि अगर कोई मिरर है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई यहीं पे है कोई मिरर, इसकी साइड u वेलोसिटी से मान लो आ रहा है, ठीक, तो इसका इमेज बनेगा मिरर में, लेकिन उसकी स्पीड कितनी होगी, 2u होगी। लेकिन 2u कैसी होगी, अगर इसी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में मिरर जाएगा। अगर ये मिरर हुआ, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट हुआ, अगर मिरर इसी डायरेक्शन में आ रही है तो उसका इमेज भी इसी डायरेक्शन में आएगा, लेकिन किस स्पीड से, 2u स्पीड से, और मिरर किस स्पीड से जा रही है, u स्पीड से। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये मिरर हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट से u स्पीड से दूर जाएगी तो इसका इमेज भी इससे 2u स्पीड से दूर ही जाएगा। इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। हम देखते हैं, a man of height h required a minimum length at least equal to h/2 to see his own complete image। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना पूरा इमेज देखने के लिए, अपने साइज का लेंथ का पूरा इमेज देखने के लिए एटलीस्ट कम से कम उसके हाइट का आधा चाहिए मिरर की हाइट। समझा? अगर कोई ऑब्जेक्ट 6 फीट का है तो उसे कम से कम 3 फीट का लंबाई का मिरर मिलेगा तो उसके ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मिलेगा तो देख लेंगे, लेकिन अगर 3 फीट से कम का मिलेगा तो उसकी पूरी साइज हम नहीं देख सकते। ठीक, फिर समझ लीजिए इसमें क्या है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट h हाइट का है, उसे उसकी पूरा इमेज देखने के लिए कम से कम h/2 हाइट की इमेज की आवश्यकता पड़ेगी। हम देखते हैं कर्व्ड मिरर। इसके पहले हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा, ठीक। अब क्या देखते हैं, कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर क्या होता है, एक ये हेलो स्फीयर का पार्ट होता है। मान लो कोई स्फीयर हो गया, उसके एक पार्ट को काट के निकाल दें तो और एक साइड पॉलिश कर दें तो एक कर्व्ड स्फीयर बन जाए, कर्व्ड मिरर बन जाएगा। जैसे देखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट हेलो स्फीयर। कोई ट्रांसपेरेंट हेलो स्फीयर होता है जिसका एक पार्ट होता है। देखो जैसे मान लो कोई स्फीयर है, ठीक। देखो इसके आउटर पार्ट पे पॉलिश कर दे रहा है, ठीक, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कॉनकेव मिरर। और इसका पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, ठीक। इसे भी याद रखियो। अब देखो ये तो कॉनकेव हुआ। अगर मान लो
ये देखो कोई स्फेयर हुआ, ठीक। देखो कॉन्केव में आउटर वाला पार्ट पॉलिश्ड होता है, लेकिन देखो एक और होता है, उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, इसका इंटरनल पार्ट पॉलिश्ड होता है। देखो इंटरनल पार्ट पॉलिश्ड है, इसमें लाइट बाहर से आएगी। देखो ये इसका पोल होता है, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है। लाइट बाहर से आती है, फोकस होकर जाती है और सेकंड से। थर्ड मिरर समझ में आया? इट इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट हॉलो स्फीयर विच स्फीयर whose one surface is polished। किसी हेलो स्फीयर का ये पार्ट होता है जिसका वन सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। कर्व्ड मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में क्या होता है, आउटर पार्ट पॉलिश्ड किया होता है, और कॉन्वेक्स में इंटरनल पार्ट पॉलिश्ड किया होता है। इतना समझ आया? अब देखो कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सब एक बार देख लो, फिर बताते हैं कहाँ यूज होता है। अब हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो कॉन्केव मिरर जो होता है वो लाइट को कन्वर्ट्स करता है, मतलब एक पॉइंट पे लाके मिलाता है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लाइट को फैलाता है, और कॉन्केव लाइट को मर्ज कराता है। कॉन्केव मिरर कन्वर्ट्स द लाइट रेज, लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है, मिलाता है। और कॉन्केव मिरर का यूज एंड सेविंग मिरर, जो लोग सेविंग करते हैं, दाढ़ी बाल वगैरह बनाते हैं, वहां पे किस मिरर का यूज किया जाता है, कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। इन सर्च लाइट, बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक, वो लोग जहाँ वो अपने सर्च में जिस मिरर का यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है। इन सिनेमा प्रोजेक्टर में भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, और टेलीस्कोप में भी कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। इस जगह फिर से देख लीजिए, सेविंग मिरर में इन सर्च लाइट, इन सिनेमा प्रोजेक्टर, इन टेलीस्कोप, इस समय कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है डाइवर्स द लाइट रेज, वो लाइट रेज को फैलाता है, ठीक। और यूज क्या होता है, रोड लैम्प के भी यूज किया जाता है, ठीक। और साइड मिरर इन व्हीकल्स, जो गाड़ियां होती हैं उनके राइट साइड, जो बैक साइड के कार को देखने के जो मिरर यूज किया जाता है, उसको कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक। इतना समझ लीजिए, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।